नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो मंडी से सांसद कंगना रनौत को लेकर के है। कंगना रनौत के एक बयान के बाद खलबली मच गई है और ऐसे में जब सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही थी तो अब भाजपा हाईकमान यही कही कि भाजपा द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, अब रोक लगा दी गई है। क्या रोक लगाई गई है कंगना पर वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। आपके जो माननीय विधायक है उन्होंने कितने सवाल पूछे हैं, क्या सवाल कल लगेंगे वो आपको बताएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो नई योजना की शुरुआत की है उसको लेकर के आज संक्षेप में बताया। और इसके अलावा डीए कब मिल सकता है और सरकार को 5 बजे तक का अल्टीमेटम किसने दिया है वो खबर भी आपको बताएंगे। और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। जेबीटी के स्टेशन को लेकर मंत्री रोहित ठाकुर से बातचीत हुई है, उन्होंने जो बात हिमाचल दस्तक को कही है आपको हम वही बात बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक बयान के बाद बड़ा बवाल मच गया है। और सांसद के एक बयान के बाद भाजपा हाईकमान की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। और प्रेस नोट में भाजपा ने साफ किया है कि जो उन्होंने बयान दिया है यह उनका निजी मत है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है और पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं, ये भाजपा ने कहा है। बता दें कंगना रनौत ने इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जब किरकिरी हो रही थी, कुल मिला के देखें जब इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया, जो अन्य विपक्षी दलों ने उठाया, उसके बाद भाजपा हाईकमान की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि कंगना रनौत का जो ये बयान है उससे असहमति जताती है भाजपा और इस प्रकार के बयान के लिए वो जो है वो कह सकते हैं अधिकृत नहीं है, ये कहा गया है। और इस बयान के बाद अब शिमला में भी जो है वो कल कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली इसी बयान को लेकर के। और आपको बता दें कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग भी की है। तो कंगना रनौत जो एक बयान उन्होंने दिया था वो उन पर भारी पड़ गया और भारी पर इतना पड़ा कि अपने ही पार्टी ने जो है वो प्रेस नोट जारी किया है। बड़ी खबर थी, आपको बता दी है। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार 936 सवाल पूछे गए हैं। जो आपके माननीय विधायक है विभिन्न हलकों के, उन्होंने 936 जो सवाल हैं वो विधानसभा में पूछे हैं। विधानसभा सचिवालय प्रशासन को 640 तारांकित और 296 अतारांकित सवाल जो है वो मिल चुके हैं। विधायकों ने अधिकतर सवाल आपदा के बाद प्रभावितों के पुनर्वास, सड़क, बिजली, पानी और बंद किए गए स्कूलों से जुड़े हुए पूछे हैं। इन मुद्दों पर विधानसभा में अगले 10 दिन तक जो है वो अब तफतीश देखने को मिलेगी। और सत्र से पहले आज स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी और इसमें फिलहाल जो है वो विपक्ष नदारद रहा। और कुलदीप पठानिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के कहने पर ही जो मीटिंग की डेट है वो तय की गई थी आज की, मगर वह अस्वस्थ होने के चलते जो है वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। भाजपा से चीफ व्हिप के तौर पर मीटिंग में आने वाले जो 2 सदस्य थे सुखराम चौधरी और विनोद कुमार, ये भी आज मीटिंग में किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। जो सूचना विधानसभा अध्यक्ष ने दी, उन्होंने कहा कि सुखराम चौधरी हरियाणा में हैं और जो विनोद कुमार हैं उनके परिवार में किसी का अकस्मात निधन हुआ है, उसके चलते वो नहीं पहुंच पाए। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के जो नेता है जयराम ठाकुर, उनसे दूरभाष से बातचीत हुई है, उन्होंने सदन की कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि कल सदन में बरसात से हुए नुकसान पर भी चर्चा होगी। और कुलदीप पठानिया ने यह भी कहा है कि इस बार का जो मॉनसून सत्र है वो ऐतिहासिक है। पूर्व में कभी भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि मॉनसून सत्र में 10 सीटिंग हुई हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। और इससे पहले जो है वो 6 सीटिंग हुई है लेकिन 10 सीटिंग नहीं हुई है, काफी लंबे समय जो हो गया है। चुने हुए प्रतिनिधियों की जरा जो है वो आवाज उठाने को लेकर उन्होंने कहा है कि 10 दिन इसलिए दिया गया है ताकि लोकतंत्र में हर बात जो विपक्ष के नेता है वो वहां पर जो है सदन के अंदर पूछ सकें।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष की गैर मौजूदगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में अगर नहीं आए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जयराम ठाकुर को नहीं आना था तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, ये परंपरा सही नहीं है। और सत्र से पहले जो है वो स्पीकर सभी दलों को बुलाते हैं और सभी पार्टी के जो लोग हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बैठक में नहीं आया है, जो अच्छी परंपरा नहीं है। स्पीकर का जो कार्यालय है वो निर्दलीय है और दलगत राजनीति से ऊपर है, ये बात कही आज हर्षवर्धन चौहान ने। सदन में कौन किन मुद्दों को रखना चाहता है इस पर चर्चा होती है और आमतौर पर मानसून सत्र 5 से 6 दिन का रखा जाता है, लेकिन पहली बार ये जो सत्र है ये 10 दिन का रखा गया है ताकि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए। कुल मिलाकर देखें, अब इसको आप भाजपा की स्ट्रेटजी कहिए या फिर कोई निजी कारण, जिस प्रकार से 3 जो कह सकते हैं बड़े नेता भाजपा के नहीं पहुंच पाए हैं। अब यह खबर निकल कर आई है कि कल भाजपा पहले ही दिन जो वो बड़ा बवाल कर सकती है और भाजपा को काफी मुद्दे मिल गए हैं। डीए एरियर का मुद्दा उन्हें बना बनाया हुआ मिल गया है, जिस प्रकार से मोर्चा खोला है अभी सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने, उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, खबर बताएंगे इसके बाद आपको। लेकिन भाजपा इस बार मुखर रहेगी और कल शोकोदगार से शुरुआत होगी विधानसभा के सत्र की, मानसून सत्र की। इसमें जो विधायक टेकचंद डोगरा, दौलत राम चौधरी, नारायण सिंह स्वामी, सबसे पहले इनके शोकोदगार होगा। उसके बाद जो कह सकते हैं आप सवाल पूछे माननीयों ने वो लगेंगे। आपको बता दें अभी से कुछ देर बाद यानी 40-50 मिनट के बाद भाजपा विधायक दल की मीटिंग शिमला में होने जा रही है। सभी विधायक पहुंचेंगे इसमें ठीक 7 बजे। ये जो बैठक है शिमला होटल ध्रुव में होनी है और उसमें जो भाजपा है वो रणनीति बनाएगी कि कांग्रेस को कैसे घेरना है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की जो विधायक दल की मीटिंग ये कल होने जा रही है और कल सुबह ठीक 9 बजे ये मीटिंग होगी और ये जो मीटिंग कांग्रेस की होगी ये विधानसभा के अंदर ही होगी जहां पर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। तो भाजपा कुछ देर बाद बैठक करने जा रही है विधानसभा सत्र को लेकर के और जो कह सकते हैं आप विधायक दल की मीटिंग और जो कांग्रेस है वो कल 9 बजे बैठक करेगी। और आपको बता दें इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है और पहला मौका होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब सीएम और उनकी धर्मपत्नी एक साथ विधानसभा के पटल पर नजर आएगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई पति पत्नी एक साथ विधानसभा पहुंचे हो। हालांकि बेटा और पुत्र की जो जोड़ी है वो पहले भी देखने को मिली है, लेकिन पति पत्नी की जो जोड़ी है वो पहली बार कल जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें जो देहरा से विधायक हैं नवनियुक्त जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो वहां पर होगी कमलेश ठाकुर और वो सवाल पूछेगी और जो सवाल जिनसे पूछेंगी वो उनके पति और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका जवाब देंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण अपडेट थी, कितने सवाल पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब एक जो बड़ी खबर है आपको बता देते हैं, सरकार को कल शाम 5 बजे तक का जो अल्टीमेटम है वो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने दिया है। और आज जो बातचीत हुई हमारे कर्मचारी नेता से जो संजीव शर्मा है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि जो हमारी लड़ाई है ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई अपने हकों को लेकर के है। और ये चाहे कोई भी सरकार होती, चाहे भाजपा होती, कांग्रेस होती, कोई भी सरकार होती, हम किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखते हैं, हम सरकार के साथ चलते हैं। अगर कल 5 बजे से पहले सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो फिर कल से, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र है, प्रोटेस्ट अधिक नहीं कर सकते हैं, जो जनरल हाउस है वो नहीं कर सकते हैं। 9 सितंबर तक हम काले बिल्ले लगाकर प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, काम करेंगे ताकि आम जनता को कोई रुकावट ना हो। लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया है कि डीए एरियर हम लेकर के रहेंगे, ये हमारा हक है। अगर कोई सरकार ने अलग से कुछ हमें बोला होता, अलग से देने की बात कही होती तो हम मान जाते कि सरकार का अपना अधिकार है, लेकिन डीए एरियर हमारा हक है और अपने हकों के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं होती। इन्होंने कहा कि अगर आने वाले कल यानी कल जो है वो हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है सरकार की तरफ से, तो फिर 9 सितंबर तक काले बिल्ले लगाएंगे। उसके बाद 10 सितंबर को सचिवालय में फिर जनरल हाउस होगा और अपने हक मिलने तक जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और आर पार की जो लड़ाई है वो अपने हकों को लेकर के लड़ी जाएगी, ये इन्होंने साफ कह दिया है। तो ये मान के चलिए कर्मचारी मुखर हैं। अब इसको भाजपा जो है वो भाजपा को बनाया हुआ मुद्दा मिल जाएगा अभी विधानसभा में, लेकिन कर्मचारी का यह भी कहना है कि अगर कल वार्ता के लिए बुलाते हैं तो फिर हम, अगर हमें आश्वासन मिलता है, अच्छा आश्वासन मिलता है, तो फिर हम काले बिल्ले लगाकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जो हम ड्यूटी में आते हैं।
इसके अलावा जो प्रदीप गुट हैं, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, एनपीएससी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, और अभी भी जिस प्रकार से ओपीएस मिल गई है, अब इनका जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बना है, प्रदीप गुट का कहना है कि सरकार से जो वार्तालाप हुई कुछ दिनों पहले, उससे जो प्रदीप गुट है उनका यह मानना है कि दीपावली तक डीए मिलने की संभावना है। और उन्होंने ये कहा है कि हमें ओपीएस मिली है, इसी सरकार ने दी है, थोड़ा कर्मचारी जो है वो संयम रखें, उनके जो अन्य वित्तीय लाभ हैं वो भी उन्हें जल्द मिलेंगे। तो ये मान के चलिए जो प्रदीप गुट है इनका ये मानना है कि दीपावली तक जो है वो एक किस्त मिलने की संभावना है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ उन्होंने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर हमें कल वार्तालाप के लिए नहीं बुलाते हैं, 9 तारीख तक हम बिल्ला लगाएंगे, उसके बाद जो है प्रोटेस्ट आगे जारी रखेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो प्रदीप गुट है उनका ये कहना है कि संयम रखिए, जो कर्मचारी है उनको दीपावली पर एक किस्त जो है वो डीए की मिल सकती 4% की। अब देखना होगा सरकार क्या इसमें निर्णय लेती है। लेकिन सीएम ने जब अभी बैठक के लिए बुलाए सचिवालय में कर्मचारी के जो ये राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का एक दोनों जो गुट हैं और भी जो कर्मचारी नेता है बुलाए थे, इनको सीएम ने कहा है कि जैसे ही हमारा विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होगा उसके बाद हम फिर से आपके लिए एक बैठक रखेंगे, आपको बैठक में बुलाएंगे, फिर आप अपनी बातों को लेकर के जो आपकी डिमांड्स है उसका जो चार्ट है हमें भेज दें, उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखना पड़ेगा क्या सरकार आगे करती है। लेकिन कर्मचारियों ने कह दिया है 5 बजे तक बुलाओ, वरना हम आगे जो अपना आगे का जो रणनीति है वो बनाएंगे। तो ये हो गया जी एक अपडेट। अब बताते हैं आपको, काफी लंबे समय से जो जेबीटी को अब जो स्टेशन मिलने हैं जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, बैच वाइज की हम बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्योंकि बार बार जो है वो डिमांड्स आ रही है कि सर हमें स्टेशन कब मिलेगा। काफी बार जो है वो खबरें आपने पढ़ी, लेकिन जो हमने खबरें पढ़ी भी वो अधिकारियों से बातचीत के बाद पढ़ी थी और तभी आपको हम अपडेट देते हैं। आज भी जो हमारी सूचना है सीएम सुक्खू से जो फाइल है अप्रूव हो गई है फाइल। अब जो हमारे पास सूचना है कि इसी सप्ताह जो है वो स्टेशन मिलने के आसार हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से हिमाचल दस्तक ने जो हिमाचल दस्तक ने जब बातचीत उनसे की है तो उन्होंने कहा है, जो शिक्षा मंत्री के बोल हैं वो आपको हम बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे जो कोशिश है वो इसी हफ्ते स्टेशन देने की उन्होंने कहा है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, स्टेशन जो है वो फाइनलाइज हो ही गए हैं। अब सैलरी किस तरीके से दी जानी है, क्या रहेगा प्रोसेस, उसमें जो है वो फाइनल वो हो चुकी है, कह सकते हैं आप थोड़ा उसमें, क्योंकि ये 2 शनिवार को ही हो गया था फाइनल। लेकिन अब जिस प्रकार से जो छुट्टी आ गई तो कुल मिला के देखें जो ये कल वाला आने वाला सप्ताह है, कल के बाद मंगलवार शुरू हो जाएगा, तो इस सप्ताह जो है वो सरकार ने टारगेट रखा है कि इनको हम स्टेशन दे देंगे। जो आज बातचीत हुई है वो हमने आपको कहा है, सरकार का टारगेट इसी हफ्ते का है। तो मान के चले कि इनको बहुत जल्दी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। अब जो एनटीटी भर्तियां इसको लेकर वो स्पष्ट खबर बताएंगे। एनटीटी भर्तियां फिलहाल विधानसभा मानसून सत्र के बाद ही हो पाएगी और इसमें जो हमारे पास अपडेट है कि 1 साल वालों को कैसे राहत दी जाए, सरकार इस पर विचार कर रही है। जो एनसीटी की गाइडलाइन है उस अनुसार ये आते नहीं है, उसमें अगर आते भी हैं तो फिर इनको ब्रिज कोर्स करवाना जरूरी है। अगर इनको ब्रिज कोर्स करवाया जाता है तो फिर क्या जो 6200 के आसपास पद भरे जाने हैं, फिर क्या इनको डिले किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बात वही है कि इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगा। ये भर्ती जो है वो जो शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है, फिर जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ही हो पाएगी। पहले चरण में जो स्टेशन है वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं जेबीटी के। तो ये हो गया जी। और जो पेंडिंग रिजल्ट, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, पिछली सरकार में भी जो बेरोजगार हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, इस सरकार में भी लगातार जो है पहले जेआईटी वालों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद उनका रिजल्ट निकाला गया तो सीएम ने ये कहा कि चरणबद्ध तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार राहत ताक रहे हैं कि जो नई भर्तियां वो तो अलग बात है, लेकिन जो पुरानी भर्तियां करवाई गई है सरकारों द्वारा उसी का रिजल्ट निकाला जाए। जो सूचना हमारे पास है कि अब जो 20 पोस्ट को जिन पर एफआईआर जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हो गई, जिन पर एफआईआर नहीं है, जिसको कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है, जो कैबिनेट सब कमेटी थी पहले उनको पहले हरी झंडी मिल गई थी, तो इसमें जो हमारे पास सूचना है कि 903 और 969 का रिजल्ट जो है वो निकलेगा। इसमें जो नया अपडेट है वो ये है कि राज्य चयन आयोग में जो पुराने कर्मी थे वहां पर 15 के आसपास कर्मचारी, आप समझ सकते हैं अगर हजारों बच्चों का, सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है फाइनलाइज, हालांकि जितने भी पद होते चाहे वो 400 हो, 500, 200, 300 हो, समय लगता है। तो इसमें जो पुराने वाले कर्मचारी थे जब उनको कह सकते हैं आप हटाया गया, कुल मिला कह सकते हैं जब नए कर्मचारी जो अब रखे जाएंगे वहां पर, क्योंकि जो राज्य चयन आयोग नए तरीके से बना है, नए तरीके से भर्तियां उसमें हुई है, अभी कुछ नई भर्तियां, और उसमें जो पहले वाले अधिकारी थे वो हटा दिए गए, नए अधिकारी रखे गए हैं, कुछ को जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज भी मिले हैं। लेकिन जो हमारी सूचना है वो ये है कि राज्य चयन आयोग में पिछले कल जो कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है, राज्य चयन आयोग में जो पुराने कर्मी थे, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर जिसको भंग कर दिया गया था, जिन कर्मचारियों पर कोई दाग नहीं है, छवि पूरी तरीके से जो है वो स्वच्छ है और एफआईआर कोई उन पर नहीं है, उनको नई एजेंसी में अगर वो काम करना चाहते हैं तो
उनकी जो सेवाएं हैं दोबारा ले जा सकेगी, उनके पास ऑप्शन रहेगा। तो कुल मिला के देखें, सरकार अब जो पुराने कर्मचारी थे कर्मचारी चयन आयोग में, जिनकी छवि अच्छी है, जो इच्छुक है काम करने के वहां पर, और दूसरा जिन पर एफआईआर नहीं है, उनको सरकार वापसी रख सकती है ताकि वहां पर जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए। तो रिजल्ट अभी जो इन प्रोसेस है 903 939 का, इसमें अभी जल्द रिजल्ट नहीं आएगा, समय लगेगा, क्योंकि जो JYT 817 का रिजल्ट आया है उनको जो है वो स्टेशन भी मिल गए हैं, लेकिन बात वही है कि अब सैलरी स्लिप बननी है, प्रॉपर एक प्रोसेस होना है, तो उसमें उनको मिल जाएगा बहुत जल्दी। 903 और जो 939 से रिजल्ट प्रोसेस है, अब जो पुराने कर्मचारी उनको रखेंगे तो बात वही है कि फिर रिजल्ट जल्दी निकलेगा। इसके अलावा बात करें एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर के, हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 200 मेडिकल ऑफिसर यानी MO के जो नए पद हैं वो भरे जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, और इसमें सबसे पहले बताते हैं आपको, राज्य के 50 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में इन मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती होगी। जल्द ही अब स्वास्थ्य विभाग इन पदों को भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू करेगा। आपको बता दें, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त चल रहे जो काफी समय से जो डॉक्टर्स हैं उनके पद अब भरे जाएंगे, और मरीजों को जो बेहतर उपचार है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में लंबे समय से जो डॉक्टरों की कमी चल रही है, और कहीं ना कहीं अब जो ये नए पदों को स्वीकृति मिली है तो इससे थोड़ी कमी दूरी हो जाएगी। तो 200 मेडिकल ऑफिसर बहुत जल्द रखे जाएंगे, और इन पदों को भरने की जो प्रिंसिपल है वो मंजूरी सरकार ने दे दी थी, लेकिन अब तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो स्वास्थ्य सचिव है प्रदेश की, उन्होंने इन पदों को भरने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। इसको लेकर के जो अधिसूचना है वो आज निकाल दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने विभाग को भी निर्देश दिए कि इन पदों को भरने का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, ताकि आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में जो मेडिकल ऑफिसर हैं इनकी जो कमी चल रही है उनको जल्द जो है वो पूरा किया जा सके। आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले जो मरीज हैं उनको अब समय पर जो है वो सही उपचार मिल सकेगा, जैसे ये जो 200 मेडिकल ऑफिसर है वो रखे जाएंगे। तो ये नई भर्तियां हैं जी, जो बहुत जल्दी निकलेगी, इसको स्वीकृति दे दी है सरकार ने, आज अधिसूचना जारी कर दी है कि आप रखिए। अब तो ये पहले प्रिंसिपल मिली थी सरकार से, अब इन प्रोसेस आ जाएगी भर्ती। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए जो धनराशि आवंटित करेगी। उन्होंने ये कहा कि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है 2 विशिष्ट आयु समूह को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए सरकार हर माह 1000 रुपए प्रदान करेगी। इसको कैबिनेट अप्रूवल मिल गई है। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और जो छात्रावास का जो खर्चा है उसको वहन करने के लिए भी जो सरकार है वो पैसा देगी। ये इस योजना के तहत है। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, और इसी को लेकर के आज सीएम ने शिमला में बड़ी बात कही है कि इसका पीछे का मकसद क्या है। वही बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, प्रदेश में कम यात्रियों एवं घाटे में चल रहे बस रूटों की जगह अब निगम की टेम्पो ट्रैवलर दौड़ेगी। ये बड़ी खबर है। जिन बसों को भेजा जा रहा है रूट पर, अगर उसमें सवारियां कम हैं और उसमें जो पैसा है वो HRTC को नहीं बन रहा है, उतना पैसा जितना वो तेल में भी खर्च हो रहा है वो पैसा भी नहीं बन रहा है, तो उन रूटों पर अब टेम्पो ट्रैवलर दौड़ेगी, ताकि वहां पर ना रूट प्रभावित हो और ना जो वहां पर बसें जा रही है ताकि लोग जो है वो जा सके वहां पर। इसके लिए प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम ने टेम्पो ट्रैवलर की जो खरीद प्रक्रिया है, जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश के घाटे वाले रूटों पर जो टेम्पो ट्रैवलर है वो दौड़ाए जाएंगे। जो सूचना है उस अनुसार अब जिन रूटों पर ये तो अभी हालांकि कितने अभी टेम्पो ट्रैवलर इन्होंने और लेने हैं ये बता देते हैं। पहले चरण में जो 24 टेम्पो ट्रैवलर है उसको खरीदने का जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, और 2 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और अभी जो सरकार ने जो टारगेट रखा है वो 50 टेम्पो ट्रैवलर का जो खरीदने हैं, लेकिन अभी पहले चरण में 24 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जा रहे हैं, और ये उन रूटों पर दौड़ाए जाएंगे जिन रूटों पर सवारियां कम हैं। तो अच्छी पहल भी है कि जहां पर पैसा कम आ रहा है सरकार का, अगर वहां पर सवारियां भी कम है तो टेम्पो ट्रैवलर उसी की तरह है, लोगों को सेवाएं चाहिए तो टेम्पो ट्रैवलर दौड़ाए जाएंगे। इसके अलावा बात करें एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर के, और ये जो खबर है ये किसानों से रिलेटेड है।
किसानों से धान खरीद को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको निर्धारित कर दिया है। सरकार किसानों से, प्रदेश के जितने भी किसान हैं प्रदेश के 12 जिलों में, उनसे 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी सरकार इस बार। यह खरीद प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर की 11 मंडियों में होगी। इसमें अनाज मंडी नाम बता देते हैं आपको: फतेहपुर, रियाली, मिलवा, नगरोटा, भगवा, धौला कुआं, पांवटा साहिब, मार्केट यार्ड नालागढ़, बद्दी इंडस्ट्री जो शेड है मलपुर, टाहलीवाल, रामपुर मार्केट जो यार्ड टकराला शामिल है। ये मंडियां जहां पर खरीद कर सकेंगे, यानी आप अपना धान ले जाइए और आपको पैसे ये मिल जाएंगे। इन मंडियों में बता देते हैं आपको 10 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक खरीद होगी। जो विभागीय अधिकारी है उनके अनुसार धान खरीद को लेकर पंजीकरण के लिए सरकार का जो पोर्टल है ये 10 सितंबर को खोल दिया जाएगा। 10 सितंबर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं खरीद को लेकर। धान की जो खरीद का भुगतान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप धान सरकार को देते हैं, हमने आपको रेट बता दिया कितना रेट है, तो सरकार इसकी जो पेमेंट है वो 48 घंटे के भीतर आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, जमीन स्तर पर उतरती है। तो 48 घंटे के भीतर आपको धान का रेट मिल जाएगा, तो आप धान जिन मंडियों में हमने बताया वहां भेज सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक दुखद खबर को लेकर के, हमीरपुर में एक निजी पीजी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक जो बच्चा है वो तीसरी मंजिल से गिर गया। और ये जो बच्चा है, जो हमारे पास सूचना है, ये नीट की कोचिंग ले रहा था बच्चा। इसका जो नाम है, इसका नाम है आर्यन, बिलासपुर के हटवाड़ का रहने वाला, 16 साल इसकी उम्र है। और देर रात को, पिछली रात को घटना हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र ने कूदकर जान दी है या फिर वो गिरा है। छात्र को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहां से पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन छात्र ने बीच में ही जो है रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब छात्र पिछले 8 महीने से निजी कोचिंग संस्थान में कोचिंग लेकर जो गौड़ा के पीजी है उसमें रह रहा था। और मृतक छात्र आर्यन के पिता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बेटे को हॉस्टल में तंग किया जा रहा था। इन्होंने आरोप लगाया है और 2-3 दिनों से बेटे से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें बेटे ने ये बात बताई। वही छात्र के जो चाचा है उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे को खाने देने के चलते पिटाई भी की गई। ये छात्र पिता जो चाचा है उनका आरोप है और उसके चलते बच्चे की मौत की आशंका है, उन्होंने आशंका जताई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि अब जो मालिक है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीजी के मालिक है उनका कहना है कि पिछले 2-3 दिन से बच्चा उदास रह रहा था और पिछली रात 11:15 बजे के आसपास जो है वो पिता से बातचीत भी हुई थी और बातचीत करने के तुरंत बाद ही बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। अब एसपी हमीरपुर से हमारी बातचीत कुछ देर पहले हुई है, उन्होंने कहा कि 16 साल का बच्चा है, बाकी पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। चाचा ने आरोप लगाए हैं, पिता ने आरोप लगाए हैं, सच्चाई क्या है ये अब छानबीन का विषय है। तो ये बहुत दुखद खबर है जी। 16 साल का बच्चा पीजी में रह रहा था, अचानक गिर जाता है या फिर कोई और कारण है, अब इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा मणिमहेश यात्रा की बात कर लेते हैं। मणिमहेश यात्रा के लिए हिमाचल के भरमौर में भारी जनसैलाब उमड़ आया है। आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया हिमाचल दस्तक टीवी पर। पिछले 24 घंटे में हजारों श्रद्धालु भरमौर से मणिमहेश के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर सुबह 3:40 बजे से शाही स्नान चल रहा है। छोटे शाही स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो आज आधी रात 2:20 तक रहेगा। आप कर सकते हैं स्नान। शाही बड़ा जो स्नान है ये फिर राधा अष्टमी के अवसर पर यानी 11 सितंबर को होगा, तो ये आगे होगा। फिर देश भर से जो श्रद्धालु है वो हर हर महादेव के जो जयकार है उसके साथ पहुंच रहे हैं। और पहुंचने के बाद जो श्रद्धालु है पैदल मणिमहेश पहुंच रहे हैं। और काफ़ी बहुत कह सकते हैं आप, जो मणिमहेश का ट्रैक है वो बहुत कठिन भी रहता है, लेकिन बात वही है कि जहाँ आस्था होती है वहाँ पर फिर जो भगवान हैं वो भी साथ देते हैं। लेकिन जो बीमार हैं, जिनको सांस लेने की रुकावट है, उनसे हमारी अपील रहेगी कि आप ऐसे स्थानों पर न जाएं जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो यात्रा है वो चल गई है और आधिकारिक तौर पर मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है जी। एक दुखद खबर जोगिंदरनगर से आज आई है। जोगिंदरनगर में आज सुबह एक कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी जो बाइक है और जो 2 लोग है उसको टक्कर मार दी। इसके बाद जो कार है वो 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जोगिंदरनगर के ढेलू मोड़ के पास ये जो है वो हादसा, वो सिमट निवासी जिसमें जिनको चोट लगी है
संदीप और अमित कुमार अपनी बाइक के साथ सड़क किनारे खड़े थे और इस दौरान सामने से एक गाड़ी आई और अनियंत्रित गाड़ी ने पहले जो बाइक समेत दोनों युवकों को टक्कर मारी और कार भी खाई में जा लुढ़की। उसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज इनको रेफर किया गया है। दोनों बाइक सवारों के अलावा कार में बैठे गौरव, अंशुल और अविनाश को भी गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो ये एक और महत्वपूर्ण सूचना हमारे पास थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, डॉक्टर और नर्स की पिटाई हुई। चिंताजनक भी खबर है। नादौन के एक निजी अस्पताल में पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद हुई महिला की मौत पर रोषित परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। भारी संख्या में लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एक नर्स, उसके भाई तथा एक डॉक्टर के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, करीब 5 घंटे तक 2 डॉक्टर तथा एक महिला डॉक्टर एक कमरे में बंद भी रहे, जिन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बीती रात करीब 1:30 बजे इनको सुरक्षित बाहर निकाला। ज्वालामुखी क्षेत्र के मझीन गांव के निकट दबेड़गढ़ गांव की 23 वर्षीय प्रियंका को शनिवार रात अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। पिछले कल शाम करीब 5 बजे उसके पित्ताशय का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो महिला थी उसने अपने परिजनों से और जो अपनी छोटी बच्ची है उससे बातचीत की, परंतु कुछ देर बाद ही उसकी अचानक मौत हो गई। अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है और डॉक्टर को हिरासत में लेने की उन्होंने वो मांग पर अड़ गए। हालांकि अस्पताल में कुल 5 ऑपरेशन किए गए थे, जिनमें से 4 बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक जो पेशेंट इसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा भी जो टीम है वो मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि हालत काफी नाजुक हो गई है, फिर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो हमीरपुर से मंगवाया गया और उसमें जो डीएसपी नितिन चौहान है वो भी वहां पर आ गए। इसी दौरान पता चला कि जो कश्मीर में उसके जो पति है, जो जिसकी मौत हो गई है महिला की, जो पति है वो सैनिक था, सैनिक वो भी जो है वो वहां पर पहुंच रहा है। फिर लोग उनके आने तक जो है वो लोगों ने शव वहां से नहीं उठाया और वो अड़ गए और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रात करीब 1:30 बजे तीनों डॉक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों ने महिला के शव को उसके पति के पहुंचने के बाद सुबह करीब 3:30 बजे उठाने दिया और पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जिस तरीके से ग्रामीण इकट्ठे हुए, अब इसमें पुलिस छानबीन कर रही है क्या डॉक्टर की गलती थी या कोई और मामला था। और जिस प्रकार से डॉक्टर और जो नर्स उनकी पिटाई, वहां पर पिटाई लगे हैं कि मारपीट हुई है, ये आरोप लगे हैं। अब ये विषय पूरा जो है वो पुलिस के ध्यान में है, इसको देखा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि डॉक्टर जो भगवान का दर्जा दिया गया है उनको मारना कितना तर्कसंगत है या फिर डॉक्टर की गलती थी और क्या उनको सही मारा गया है, ये फिर जांच का विषय है, जांच जारी है। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर जिस जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, तो प्रदेश में आज शाम से मौसम करवट बदलेगा। कल और परसों प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। इसमें शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जैसे जिला है जहां पर कल और परसों अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान। तो ये मान के चलिए कि जो अभी बारिश रुकी हुई थी, थमी हुई थी, अब कल और परसों बारिश है। उसके बाद 2-3 दिन मौसम साफ रहने वाला है। तो जो मौसम की जानकारी हमारे पास थी हमने आप तक पहुंचा दी है। मौसम कल परसों खराब है और उसके बाद 2-3 दिन ठीक है। तो अगर कोई आवश्यक कार्य अगर आपका नहीं है तो कल परसों आप रुक सकते हैं। फिर 2-3 दिन बाद मौसम 2 दिन बाद मौसम साफ है, उसके बाद आप वो कर सकते हैं। तो मौसम की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, वो भी हमने आपको बता दी है। जो आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक पहुंचा दी। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट हैं वो पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।